बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि मैं पूरे घर में जोर जोर से चिल्ला के बता रही थी कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ, डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ। जैसे ही मेरी बेटी ने बताया दीक्षा ने, वैसे ही मैं इतनी खुश हुई कि जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी हुई मुझे। ये सामना करा, अपन ने हिम्मत नहीं हारी, हमने दोनों ने क्योंकि हमने तो मतलब ये सोच ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, मेहनत से मैं डरा नहीं हूँ। मेहनत बच्चों के लिए मैंने दिन रात मतलब एक कर दी है। इनको मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज अपने जेब में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब पैसे की कमी आने नहीं दी अपन ने। नहीं अपने पास है तो मतलब इधर उधर से मतलब करके मतलब पहुंचाते थे। पापा को इतनी टेंशन नहीं रहती, अपने बच्चे को कभी रोने नहीं दिया। मतलब तो जैसा मम्मी का देखा उनने संघर्ष कि मेरी मम्मी देखो। आप टॉपर्स के नोट्स देख सकते हो, जेरोक्स करवा के रख भी सकते हो। यदि उनकी 3rd रैंक लगी थी तो आपकी 1st रैंक कैसे लग सकती है? राइट। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं दीक्षा भगोरे मैम के घर पे, जिनका सिलेक्शन मैं बताना चाहूँगा डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है। 13वीं रैंक इनकी लगी है। तो मैम से जानेंगे ओवरऑल जर्नी, उनकी प्रिपरेशन, सारे कुछ हम इस इंटरव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का इसलिए मैं बार बार मेंशन करता हूँ, जैसे मैम का जो हम इंटरव्यू शूट कर लेंगे उसके बाद जो मैम की जो कॉपी वगैरह है, नोट्स वगैरह है, तो आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैम कैसे आंसर राइटिंग करते थे, कैसे नोट्स बनाते थे, ये सारी चीज़ें हम कवर करके आपको बता देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम दीक्षा भगोरे है और मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा 2019 में मेरी 13वीं रैंक के साथ मैंने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। जिस दिन रिजल्ट आया था मैम, उस टाइम आप कहाँ थे? और जब रिजल्ट आया था, नाइट को आया था 12 बजे, तो आपका रिएक्शन और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? जैसा कि रिजल्ट 26 नवंबर को लेट नाइट आया था, 11:15 के समथिंग टाइम हो रहा था और उस टाइम में सो रही थी। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि मेरा चयन हो गया है डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे, वो भी 13वीं रैंक के साथ में। मुझे उस टाइम तक तो बिलीव नहीं हो रहा था। जैसे ही मतलब पीडीएफ खोलती या सिलेक्शन लिस्ट देखती, उसके पहले ही एक और सेकंड कॉल आ गया मेरे पास में। और मैं उठी और पापा को जगाया, मम्मी को जगाया, क्योंकि सब लोग उस टाइम तक सो चुके थे। भैया को जगाया, मैंने बताया कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हूँ। और फिर उसके बाद कॉल पे कॉल आते गए और 10 से 15 मिनट तक तो मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पे मतलब मैं चयनित हो गई हूँ। फिर बाद में जब मैंने सिलेक्शन लिस्ट में थोड़ा नाम देखा, सबके कॉल वगैरह बैक टू बैक आ रहे थे, फिर मुझे भरोसा हुआ कि हाँ वाकई में मेरा चयन हो गया। जैसे आपने बोला कि आपके मम्मी पापा को आपने बोला था, ये सो रहे थे, तो जैसे आपने बोला कि मैं मम्मी या पापा डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था आपके प्रति? सब बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि मैं पूरे घर में जोर जोर से चिल्ला के बता रही थी कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ, डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ। मम्मी भी उठ के आ गए थे, वो भी अपने बेडरूम में सोए थे तो उठ के आ गए थे और सब बहुत ज्यादा ही खुश थे। उसके बाद में तो मतलब सबने पटाखे वगैरह फोड़े और मतलब सब बहुत ज्यादा खुश थे। मुझे बहुत खुशी हुई, जिंदगी में पहली बार इतनी खुश हुई मैं। जैसे ही मेरी बेटी ने बताया दीक्षा ने, वैसे ही मैं इतनी खुश हुई कि जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी हुई मुझे। तो क्या आपको पहले से था कि आपकी बेटी डिप्टी कलेक्टर बन जाएगी या फिर सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ था पता तो, क्योंकि वो तैयारी ऐसी जोर से कर रही थी। शुरू से पढ़ाई में बहुत दिमाग था और वो खुद भी बोलती थी कि मम्मी मुझे यही बनना है। अच्छा, उस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन आप सोए थे? उसके बाद जब रिजल्ट नाम आ गया तो उस दिन नींद आई कि नहीं आई आपको? उसके बाद नींद नहीं आई फिर। और आसपास का मतलब पूरे फिर गांव में क्या माहौल था? अगले दिन फिर कैसा क्या रहा, मतलब जब पता चला पूरे गांव में आपका शिप्रा जो गांव है इंदौर के पास जो है, ये बधाइयाँ देने आए पूरी शिप्रा के, जितने भी उस पार तक की शिप्रा है, जो कि शिप्रा देवास में लगती है, आदि इधर की शिप्रा हमारी इंदौर जिला है, वहाँ के भी आए, ये भी शिप्रा के कम से कम 4-6 रोज तक सब लोग बधाई उन देते आए और बहुत खुश हुए। वो हमसे ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने ये भी बोला कि अब दीक्षा हमारी बेटी है। तो सोया हुआ था गहरी नींद में
ये ले लीजिए आप। दीक्षा ने फिर मतलब जगाया मेरे को कि पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ। तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई। फिर मैंने मतलब फटाके रखे थे, मैंने तो दीपावली वाले दिन ही मतलब रख लिए थे कि अपनी बिटिया का रिजल्ट आएगा तो उस दिन फोड़ेंगे। अच्छा, आपको पहले से हाँ, भरोसा पहले था से कि मालूम। मेरी हाँ, बेटी का सिलेक्शन हो हाँ जाएगा। हो जाएगा। 4 साल पहले से कहता आ रहा था, जो भी पूछता था कि भगोरी जी आपकी बेटी क्या कर रही है, तो मैं कहता था कि मेरी बेटी डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रही है। अच्छा, आप प्राइवेट नौकरी देवास में करता था, HR HR जॉनसन में। 27 साल मैंने नौकरी करी। HR जंक्शन। ये टाइल से बनती है, अच्छा, उसमें देवास में कंपनी में। आसपास वाले आपसे पूछते होंगे या फिर बोलते होंगे तो कैसा क्या? मतलब आते मेरे पास कॉल लोगों के, बोले भगोरी जी आपने 4 साल पहले मतलब भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरी बेटी कलेक्टर की तैयारी कर रही है और कलेक्टर ही बनेगी, तो आज आपका सपना पूरा हो गया। मतलब ऐसे कॉल बधाई। आते हैं मेरे पास, बधाई देते हैं मेरे को। तो जैसे आप आज बाहर भी जाते होंगे तो हाँ। आपको ये बोलते हैं कि डिप्टी कलेक्टर मैडम के पापा आ पापा, गए हैं। हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को, चौराहे पे जाता हूँ तो भगोरे जी तो आप डिप्टी कलेक्टर के पिता बन गए। पहले ऐसा तो होता था कि पिता की पहचान से हाँ, बेटे या बेटी की पहचान होती पहचान। है। लेकिन आज ऐसा हो गया आपके साथ में कि आपकी बेटी आपकी हाँ। डिप्टी कलेक्टर है, तो आप पहले छोटे लड़के ने नाम रोशन करा था 3 साल पहले 2020 में, हाँ, और उसके बाद अपनी दीक्षा ने मतलब नाम रोशन करा है। तो मतलब बहुत खुशी है हमारे को, मतलब दो खुशी मतलब बड़ी बड़ी हमको मिली। क्या संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा ना। 27 साल मैंने नौकरी करी, अच्छा, 4 बच्चे हैं अपने। हाँ, फिर मेरे को 2004 में पुणे ट्रांसफर कर रही थी कंपनी। उस टाइम में बच्चे छोटे छोटे थे तो मेरी जाने की इच्छा नहीं हुई। फिर छोटी मोटी नौकरी में एरिया में मतलब मैंने कर ली, जैसे टोल टैक्स पे 10 साल नौकरी करी। अच्छा, उसके बाद फिर छोटे वाले बच्चे की नौकरी लगने के बाद उसने मेरे को मना कर दिया कि पापा अब आराम करो। तो कहते तो बहुत आई है, सामना करा, अपन ने हिम्मत नहीं हारी। हमने दोनों ने संघर्ष क्योंकि हमने तो मतलब ये सोच ही लिया था कि बच्चों को मतलब अच्छे से पढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े। मेहनत से मैं डरा नहीं हूँ। मेहनत बच्चों के लिए मैंने दिन रात मतलब एक कर दी है, इनकी पढ़ाई के ऊपर। ज़्यादा सहयोग मतलब इनके मम्मी का रहा है। मैं तो नौकरी पे चला जाता था, बच्चों की देख रेख मतलब इनने अच्छी करी है। मैंने इनकी देख रेख कैसी करी, छोटे थे स्कूल में रखे इन चारों भाई बहन को, इनको लेने जाना छोड़ने जाना। उसके बाद में खाली रहती तो अच्छा नहीं लगता। मुझे सिलाई आती, लेडीज सिलाई तो लेडीज आती थी, ब्लाउज वगैरह मैं बनाती थी। तो इनके स्कूल जाने के बाद में मतलब सिलाई मशीन पे बैठ जाती थी, मेरा जो भी जितना सिलना था। तो उससे मेरे बच्चों को थोड़ा पेन कापी है वो, जैसे कि उनको कभी मैंने कमी नहीं आने दी। बच्चों को मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, क्योंकि ये चले जाते 4-6 घंटे स्कूल, जब तक मैं मेरा सिलाई मशीन पे मेरा काम कर लेती थी। मतलब पैसे कौड़ी से इनको परेशान हाँ, हमारे नहीं बच्चों होने को दिया अपन ने। हाँ, कोई खाने से पीने से किसी चीज़ से जब नहीं। भी बोलते हैं कि ये इतने पैसे लग रहे हैं, तो मतलब मान लो अपने पास नहीं भी रहते थे तो मतलब मैं कहीं से भी अरेंजमेंट करके मतलब बिल्कुल। देता था। छोटी उनको मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज अपने जेब में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब नहीं अपने पास है तो मतलब इधर उधर से पहुंचाते थे। और फिर एक बात ये थी ना कि मम्मी भी थोड़ा बहुत कुछ घर का घरेलू काम कर लेती है, तो पापा को इतनी टेंशन नहीं रहती। अपने बच्चे को कभी रोने नहीं दिया। मतलब आज खुशी महसूस हो रही है इतना, मतलब बहुत सारी चीजें हुई होगी इस दौर में जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ उनके बीच में। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आपने बताया। जो भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप सीख सकते हो, आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे संघर्ष रहे हैं जब जाके आज घर में खुशियां आई हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं, अब मैम से डिस्कस करेंगे जो स्ट्रेटजी क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि पहले प्रयास में सिलेक्शन लेना वो भी डीसी के पोस्ट पे, तो कहीं ना कहीं तो एक हार्ड वक्त होता ही है, बट स्मार्ट वक्त भी होता है। तो हम जानेंगे पूरी स्ट्रेटजी प्री और मेंस की और इंटरव्यू की, और बुक लिस्ट भी हम इसमें कवर करेंगे कि क्या क्या सोर्सेज का जो है उपयोग किया था मैम ने। तो हम शुरुआत करते हैं। मैम सबसे पहले आप बता दीजिए आपके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, स्कूलिंग, कॉलेज। जो 10th तक की स्कूलिंग है वो शिप्रा से ही हुई है, मेरे गांव से। उसके बाद जो 11-12 है वो मैंने मल्हार आश्रम स्कूल इंदौर से किया है। मेरा पीसीबी सब्जेक्ट रहा है, बायोलॉजी से मैंने 11-12 किया है। उसके बाद में ग्रेजुएशन में मैंने बी फार्मा किया है, फार्मेसी, स्कूल ऑफ फार्मेसी DLV से।
2018 के बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एमपीपीएससी की, और तब से ही मैं प्रिपरेशन में लगी आपने बताया ग्रेजुएशन में बी फार्मा किया था, राइट? जी। बी फार्मा कुछ अलग ही है, सिविल सर्विसेज से कुछ अलग ही है, कहाँ से कहाँ तक कोई लेना देना नहीं है उसका। तो फिर उस स्ट्रीम से इसमें आना, जैसा कि शुरुआत से सिविल सर्विसेज पे आने का कोई मेरा मन नहीं था, लेकिन 2017 में जब मुझे आगे चुनना था कि मुझे अपना करियर किस दिशा में मोड़ना है, राइट? तो 2017 में मेरा अचानक से मन बना, और मैंने तभी से सोचा कि मुझे जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म होगा उसके बाद में मैं सिविल सर्विस, क्योंकि जो एक सिविल सर्वेंट का जो काम होता है राइट। वो जब मैंने जाना, जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, और जो टॉपर्स वगैरह को जब मैंने देखा, 2017 में कुछ रिजल्ट्स आए थे सिविल सर्विसेज के एमपीपीएससी के, तो जब मैंने टॉपर्स वगैरह के व्यूज़ वगैरह देखे और उनको जब मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए और मैं भी कुछ अच्छा बेहतर कर सकती हूँ। स्कूलिंग आपका क्या था, मतलब एमपी बोर्ड से था या सीबीएसई वगैरह से? एमपी बोर्ड रहा है मेरा, और हिंदी मीडियम रहा है। हिंदी मीडियम में रहा जी। है, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट है ना? जी, मीडियम आपका हिंदी है। हिंदी मीडियम। शुरुआत आपने प्रिपरेशन का 2017-18 से किया था? 2018 से ही मैंने स्टार्ट की है प्रिपरेशन। हाँ। 2018 ही मेरा ग्रेजुएशन पास आउट ईयर भी है, और तभी अच्छा, से तो मैंने- पहले आपने मतलब कोचिंग वगैरह किया था या फिर सेल्फ पढ़ना स्टार्ट हाँ, किया मैंने था? एक निजी कोचिंग ली थी, इंदौर से ही मैंने कोचिंग की थी। Okay. 1 ईयर का प्रोग्राम था मेरा, तो मैंने कोचिंग की थी, और वहाँ पे जो भी पढ़ाया गया था वो गाइडेंस के पर्पस से मैंने की थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड चूंकि बहुत ही अलग था। मैंने फार्मेसी करके रखा हुआ है, और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था पीएससी के बारे में या सिविल सर्विसेज के बारे में, तो मैंने गाइडेंस के तौर पर मतलब राइट, आपने ग्रेजुएशन के बाद आपको डिसाइड किया आपने कि मुझे करना है। करना है। मतलब पहले ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था पहले कि मुझे इस फील्ड में जाना है, क्योंकि आपने तो वहीं से समझ रहा ना कि ग्रेजुएशन आपने कुछ अलग ही किया, कुछ अलग अलग ही स्ट्रीम है जिसका बहुत कम लेना देना है सिविल सर्विसेज से। सिविल सर्विस। तो बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आई होगी इसमें, तो क्योंकि पढ़ना हाँ। सिलेबस का राइट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टीज थी, लेकिन जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे राइट। वो मेरे लिए इजी थे, क्योंकि मेरा 11th-12th में भी मेरा बैकग्राउंड पीसीबी था, और फिर फार्मेसी में भी मैंने केमिस्ट्री वगैरह और ये सब पढ़ा हुआ था, तो एक माइंडसेट वैसा ही था साइंस के अकॉर्डिंग। तो साइंस में तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनमें दिक्कत थी, तो वो कोचिंग के थ्रू मेरी इजी हो गई। अच्छा, हम आते हैं प्री पे और मेंस पे। जी। तो पहले प्री का आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब प्री को तैयार किया था, या फिर मेंस को? क्योंकि कई सारे बोलते हैं कि आप मेंस पढ़ लीजिए देन प्री आपका कवर हो जाएगा मेंस से। कहीं बोलते हैं कि आप पहले प्री कर लीजिए, क्योंकि प्री मस्ट है, अगर प्री क्वालिफाई नहीं हुए तो मेंस में कैसे आएंगे आप? तो आपकी क्या अप्रोच थी? मैंने जो स्टार्टिंग की थी, प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने मेंस से की थी। मैंने आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस रखा। शुरुआत से ही मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो मेंस के अकॉर्डिंग थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फैक्ट्स में पढ़ के बाद में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है चूंकि प्री का, तो वो तो फैक्चुअल चीज़ें तो बाद में भी याद हो जाती है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो महीने 2 महीने में तैयार होके मैं कर भी लूँगी। यदि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे मेंस के, तो मेरा प्री तो इजीली निकल जाएगा। तो मैंने मेंस पे ही फोकस रखा, और शुरुआत जो मेरी थी वो मेंस से ओके, आपने बोला आंसर राइटिंग का, जी। राइट। आंसर राइटिंग का आपने पढ़ लिया था पहले सिलेबस, हाँ। उसके बाद स्टार्ट किया था या फिर उसके साथ में स्टार्ट किया था, कैसे किया था? कोचिंग में डे बाय डे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे, और हमको उनको घर से लिख के लाना होता था। ओके। हाँ, तो वो एक जो आदत थी वो शुरुआत से ही मतलब डेवलप कर दी थी कोचिंग में। तो शुरुआत से ही मैं आंसर राइटिंग वगैरह स्पीड कैसी क्या थी पढ़ने- आपकी लिखने में? स्पीड मेरी अच्छी थी, लेकिन कंटेंट का इशू था। शुरुआत में ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें कवर नहीं हो रही है, करंट अफेयर्स में जोड़ नहीं पा रही हूँ, चीज़ें लिंक नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर उस पर मैंने बाद में काम कर लिया था। स्पीड वगैरह भी फिर बाद में और अच्छी हो गई थी ओके। टाइम के साथ। आपने करंट अफेयर आप डेली पढ़ते थे क्या? हाँ, डेली एक न्यूज़पेपर तो आपको हिंदी का पढ़ना ही है। कौन सा जैसे कि पढ़ते थे मेरा आप? हिंदी मीडियम था, मैं दैनिक भास्कर दैनिक पढ़ती थी। भास्कर। हाँ, और जो रोजगार निर्माण आता था वो भी मैं मतलब मेरे साथ ऐसा था कि वो मैं इकट्ठा मतलब 3-4 महीने का इकट्ठा ही रोजगार निर्माण, एक दिन बैठती थी 4-5 घंटे, और इकट्ठा ही उसमें से जो भी काम का डेटा रहता था वो मैं निकाल लेती थी। अपनी एक डायरी मेंटेन करके चलती थी, उसमें जो भी स्पेसिफिक डाटा रहता था जो मेरे पीएससी में काम में आ सकता है, प्री में, मेंस में, वो मैं लिख लेती थी। बाद में एग्जाम टाइम में उसी को रिवाइज करती थी। ओके, थोड़ा सा हम सोर्स के लिए बात कर लेते हैं, जी। क्योंकि जो फ्रेशर रहते हैं वो स्टार्ट करते हैं, उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि प्री में जो यूनिट वाइज 10 यूनिट है, तो कि कौन कौन सी यूनिट के लिए जो अच्छे मार्क्स कम पढ़ने पर, जहाँ पे
सिलेबस कम है या फिर जैसे एमपी की बात कर ले तो एमपी में ज़्यादा वेकेज है तो उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी तो थोड़ा सा मुझे आप बुक लिस्ट बता दीजिए फर्स्ट यूनिट से 10th तक। 10th तक की। जैसा कि एमपी पीएससी का एग्जाम है तो एमपी पे ज़्यादा फोकस रहता Right. है, ज़्यादा वेटेज रहता है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वहीं से ज़्यादा आते हैं। तो एमपी के लिए मैंने परीक्षा धाम जो पब्लिकेशन की बुक आती है उसको मैंने प्रीफर किया था। इसके अलावा मैंने मुकेश माहेश्वरी भी पढ़ी है, क्योंकि एक ही बुक में सारे फैक्ट्स कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि कुछ कुछ मिस हो जाती है चीज़ें। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 बुक्स पढ़ी थी एमपी को कवर करने के लिए। और इसके बाद में यदि मैं बात करूं अपने इंडियन हिस्ट्री की और पॉलिटी की, इकोनॉमी की और जियोग्राफी की, तो उसके लिए मैंने ल्यूसेंट प्रीफर की थी। और 10th यूनिट जो हमारी आयोग की यूनिट होती है तो उसके लिए तो मैं मार्केट से नोट्स परचेस करके ले आई थी। किसी भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं या किसी भी कोचिंग के, किसी भी संस्थान के आप नोट्स ले सकते हैं, वो एक ही बुकलेट से आपका कवर हो जाएंगे आयोग। और 9th यूनिट के लिए भी मैंने परीक्षा धाम प्रेफर की थी और निर्माण आईएएस के कुछ नोट्स भी मैंने देखे थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है करंट अफेयर को कवर करने के लिए। परीक्षा धाम की बुक भी पढ़ी है, स्पीडी पढ़ी है मैंने। और जहाँ जहाँ पे मुझे कंटेंट अच्छा लगा वहाँ से मैंने यूट्यूब के थ्रू, ज़्यादा तो यूट्यूब से ही मैंने करंट अफेयर्स किया। जैसे एमपी की तो 2-3 बुक पढ़ी, हाँ, करंट अफेयर में भी आपने 2 बुक पढ़ी, 2 या 3 बुक, बोल सकते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर को भी फॉलो किया आपने, न्यूज़पेपर को भी। स्पीडी भी पढ़ा आपने, एक और शायद परीक्षा धाम का बोला 3 परीक्षा बार ना। धाम, जी। तो मल्टीपल, आपको नहीं लगता कि हम एक ही बुक को अगर बार बार पढ़ते तो ज्यादा बेटर रहता? और आपने तो शायद 2-2, 3-3 बुक पढ़ी है। हाँ, तो ऐसा चूंकि टाइम ज़्यादा था, कब से प्रिपरेशन कर रहे थे, 2019 से प्रिपरेशन कर रहे थे। जब Right. इनिशियल मैंने पढ़ा था तब तो मैंने एक ही बुक पढ़ी थी और उसी को बार बार पढ़ा था। लेकिन जब बाद में ऐसा लगा कि अब ये बुक मेरी अच्छे से कवर हो गई है तो फिर मैं दूसरी बुक खरीद के ले अच्छा, आई थी आपको लग रहा था मार्केट कि से। इसमें सोर्स कम है या हाँ, फिर और कुछ हाँ, फैक्ट ऐड कर सकते ऐड हैं, किए जा तो सकते उस हैं। पर्पज से आपने, मतलब ऐसा था कि एग्जाम की डिमांड को यदि हम देखें तो थोड़ा सा डाइवर्सिटी क्वेश्चंस में आ जाती है और जब हम बुक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ फैक्ट्स छूट रहे हैं, तो फिर उनको कवर करने के लिए मैं दूसरी पब्लिकेशन की बुक या दूसरा सोर्स में ले लेती थी। प्री में अगर आप बताएं तो अभी तक प्री कितने दिए आपने और स्कोर क्या रहता था आपका? हाँ, 19 से मैं अभी तक प्री मैंने जितने भी दिए वो सारे मैंने मेरे 19, clear 20, किए 21, 22, 21, 22 और 23 का भी मेरा क्लियर है। उसमें भी 5 मेरे क्लियर है। जी जी, अरे बढ़िया। प्री मेरे सारे क्लियर हुए हैं और अच्छे, मतलब जब शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग की थी 19 में, उस टाइम तो मेरा स्कोर कम था, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती गई चीज़ों के प्रति, सिलेबस के प्रति और आयोग की डिमांड के प्रति, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर मेरा स्कोर बढ़ता गया और 80 प्लस मेरा स्कोर आता। क्या राज है इसका इतनी बार आपका प्री निकालना? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारों के साथ में ये दिक्कत है कि अभी प्री नहीं निकल पा रहा हो। इसका एक ही राज मैं बोलना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने आपके डाउट क्लियर होंगे, आपकी टॉपिक पे समझ बढ़ेगी और यूनिट पे समझ बढ़ेगी। और एमपी को तो जितना ज़्यादा हो सके आप उतना बेहतर करें। एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन यदि एमपी के पूछे जा रहे हैं, यदि Right. 1, 2 या 2-3 क्वेश्चन को हम छोड़ दें तो आपके उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एमपी की बुक कितनी बार पढ़ी आपने? एमपी की बुक मैंने 10-12 बार पढ़ ली। 10 से 12 बार। 10 से 12 बार पढ़ ली है MP की। अच्छा, ऐसा नहीं लगता इतनी बार पढ़ते तो मतलब एक बोर हो जाते पढ़ पढ़ के कि यार नहीं, मजा बहुत आता ज्यादा हो गया है, कितनी बार पढ़ेंगे इसको? नहीं, मेरे साथ ऐसा रहता था, मैं एक बार बुक ले आती थी तो मैं उसको बदलती नहीं थी 3-4 साल तक। अच्छा, हाँ, आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना है और ऐसा बोरियत जैसा कुछ नहीं रहता है। एक ही बुक को जब हम नई बुक पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगता है और हम जब पुरानी बुक को ही बार बार पढ़ते हैं तो हमारा टाइम जो रहता है, रेशो रहता है, वो कम होता चला जाता है। अच्छा, बहुत सारे भी जैसे पब्लिकेशन है नए एडिशन निकालते रहते हैं। जी, मान लीजिए लूसेंट में कोई नया एडिशन निकाला है तो क्या परचेस करने की आवश्यकता रहती है? अभी तक जितनी भी प्री निकाली है मैंने एक ही बार लूसेंट खरीदी है 2019 में, राइट। और उसी से मैंने 5 अपने प्री दिए हैं। यदि कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना रहता था तो मैं उसी में ऐड कर लेती थी। मैंने नया कुछ भी परचेस नहीं किया, क्योंकि न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो जो भी करंट वगैरह है, जो भी करंट है, यदि कुछ जुड़ भी रहा है, जैसे यूनेस्को में ही कोई से स्थल जुड़ रहे हैं तो वो हम करंट के थ्रू हमारे कवर हो जाते थे, तो मैं उसी को उसमें ऐड कर लेती थी। मैंने बुक ज़्यादा मतलब कम ही प्रीफर की है, नई बुक्स। ओके, थोड़ा सा मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जी, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और स्ट्रेटजी में थोड़ा सा मुझे नोट्स वगैरह का बता दीजिए। नोट्स अगर आपने बनाए थे तो कैसे बनाए थे,
देन थोड़ा सा अगर हो सके तो मुझे बुक वगैरह भी बता दीजिए। शुरुआत में तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे पास कोचिंग के मेरे नोट्स थे, जो हैंड रिटन मेरे नोट्स थे, जो कोचिंग में मुझे पढ़ाया गया था। बाद में जब 20 का सिलेबस चेंज हो गया था, 2020 से सिलेबस क्योंकि चेंज हो गया था और 19 के पैटर्न तक तो मेरे पास सारे नोट्स बने हुए थे। लेकिन जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद में जो नई नई चीज़ें ऐड हुई थी उसके लिए मैंने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। और साथ में ही जैसे जैसे मैंने उनका रिवाइज करती गई, रिवीजन करती गई और बाद में मैंने उनके शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जब भी मैं लिखूंगी मुझे 6 दिन कंटिन्यू पेपर लिखने, और क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पेपर के बाद में, इसीलिए मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और उन्हीं को बार बार पढ़ा, उन्हीं को बार बार रिवाइज किया। यदि और दूसरे नोट्स की यदि मैं बात करूंगी तो पब्लिकेशन कि यदि हम बात करेंगे तो एक ही पब्लिकेशन में सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको मार्केट में जिस भी सोर्स से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको उसको प्रीफर करना चाहिए। आप खुद के आपके नोट्स बना ले, 2-3 चीज़ों को या 2-3 पब्लिकेशंस को मर्ज करके आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको खुद की लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है और वही लास्ट तक काम में आती है। जैसे यूपीएससी के लिए या फिर एमपीपीएससी के लिए बात कर लेते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत चलता है, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम वगैरह जो मॉडर्न वगैरह के लिए चलता है, इकोनॉमिक्स में रमेश करके है, तो ऐसी बुक्स वगैरह भी प्रेफर किया था कि आपने पढ़े थे इन बुक्स से? मैंने नहीं की। लक्ष्मीकांत तो मैंने शुरुआत में तो नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे क्लास नोट्स मुझे सफिशिएंट लगते थे, लेकिन बाद में कुछ चीजें यदि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे देखनी चाहिए लक्ष्मीकांत से, तो मैं लक्ष्मीकांत को खोलती थी और अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। और इकोनॉमी के लिए भी जो क्लास नोट्स थे वो मुझे ऐसा लगता था कि सफिशिएंट थे। तो इकोनॉमी में तो जो आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा, बजट का डेटा, वो में जो भी करंट में चीज़ें आती थी, जो भी जीडीपी और ये सारी में वैसे ही मतलब ऐड कर लेती थी। तो मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक वगैरह को फॉलो नहीं किया है और स्पेक्ट्रम वगैरह भी मैंने नहीं पढ़ी। बात कर लेते थर्ड पेपर के बारे में, क्योंकि मेंस में थर्ड पेपर का रोल बड़ा होता है जी, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे मतलब थर्ड पेपर से रुक जाते थे लोग, तो क्या अप्रोच रखना चाहिए आपके हिसाब से इसमें? मेरे हिसाब से तो थर्ड पेपर के लिए आपको जितनी भी 10 यूनिट है थर्ड पेपर में, उसके आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, चीज़ों को आप बार बार पढ़ो, क्योंकि जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड रहता है उन्हें तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी पढ़ रखा है, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री पे उनकी काफ़ी मतलब कमांड रहती है। और इसके अलावा जैसे कंप्यूटर वगैरह भी, जो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे रहते हैं उन पे कमांड रहती है। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई सिलेबस है, लेकिन हमें हमारी कमजोरियां देखनी है कि हमारा कौन सी यूनिट कमज़ोर है, हमको उसको बार बार पढ़ना है, उसके खुद के नोट्स बनाने, उनके सेल्फ नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो, छोटे छोटे टॉपिक कवर करते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा यदि आर्ट्स बैकग्राउंड है तो हम कर नहीं पाएंगे। यदि आपके पास खुद के नोट्स है तो आप उनको यदि बार बार रिवाइज करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो कि आपको आखिरी में जब आप 6 दिन कंटिन्यू पेपर लिखने जाते हो काफ़ी हेल्प करेगा। अभी ऐसा चल रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी टॉपर्स ने नोट्स बनाए थे, राइट जी, स्टूडेंट का ऐसा चल रहा है कि मैं जो टॉपर्स ने नोट्स बनाए थे वो कहीं से जीरोक्स करवा लूं और उससे अपना मेंस तैयार कर लूं और पढ़ लूं, ये क्या सही रहेगा ऐसा करना? आप टॉपर्स के नोट्स देख सकते हो, जेरोक्स करवा के रख भी सकते हो एक गाइडेंस के तौर पे कि उन्होंने कैसे नोट्स बनाए थे, क्या क्या ऐड किया था, क्या क्या ऐड किया जा सकता है, लेकिन आपको फुली उस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद के नोट्स बनाने। आप और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, यदि उनकी 3rd रैंक लगी थी तो आपकी 1st रैंक कैसे लग सकती है? तो इसके लिए आपको खुद एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उन्होंने जो नोट्स बनाए थे वो हो सकता है कि काफ़ी अच्छे हो, लेकिन आप उनसे भी बेहतर कर सकते हो, अपना एक्स्ट्रा आउटपुट देखिए। एथिक्स के बारे में और निबंध हिंदी वगैरह के भी थोड़ा सा बता दीजिए, आपने कैसे क्या अप्रोच किया था, कैसे क्या? जैसे हिंदी की यदि मैं बात करूंगी तो कुछ तो मेरे क्लास नोट्स थे, उसके बाद मैंने चंचल जैन करके बुक पढ़ी थी, हाँ, और कुछ कोचिंग संस्थान के भी नोट्स थे, वो मैंने प्रशासनिक जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, और मैंने हिंदी की लुसेंट भी कवर की थी, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ने के लिए। तो मुझे जहाँ से ऐसा लगता था कि मेरा ये कंटेंट मेरा यहाँ से तैयार हो जाएगा, तो मैं वो सारी चीजें मैंने वो सारे सोर्सेस रखे अपने पास में और उनको बार बार रिवाइज किया। अच्छा, आप एक एकेडमी के नोट्स के भरोसे नहीं रह सकते, मतलब कि आप सोचे कि हाँ मैंने
मैं इससे कवर कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं होगा, नहीं राइट? होगा जी। आपको जहां से भी लग रहा है कि हाँ यहाँ से ये यूनिट या फिर ये सब्जेक्ट यहाँ से कवर कर लेना हाँ, चाहिए, तो यहाँ से यदि कर लेना आपके चाहिए। पास में टाइम अवेलेबल, मतलब टाइम अच्छा खासा है, आपको Right. अभी मेंस अभी जैसे 2-4 महीने में नहीं देना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको 2 महीने बाद ही मेंस लिखना है, तो फिर आपको किसी एक ही चीज को फॉलो करना है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 पेपर के मार्क्स काउंट होके ही एक लास्ट में वो बनता है आपका मेंस का। मेंस के मार्क्स पूरे इंक्लूड होते हैं। तो आपको यदि टाइम के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। यदि आपके पास में कम टाइम है, तो आप एक ही पब्लिकेशन को फॉलो कीजिए और डायरेक्ट आप एक ही पब्लिकेशन के नोट्स को पढ़िए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी टाइम है, या 6 या 8 या 1 साल बाद आपको एग्जाम देनी है, तो आप आपके खुद के नोट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस रखिए, उनको सबको देखिए, कहाँ से अच्छा कंटेंट मिल सकता है, हम कैसे अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं, तो आपको फिर उस हिसाब से अपने नोट्स बनाने चाहिए। निबंध वगैरह का बता दीजिए मुझे, निबंध के लिए कैसे क्या तैयार किया था आपने? निबंध के लिए जैसे कि जो हमारा नया सिलेबस है उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं 1000 शब्द के निबंध के लिए। तो मैंने जो मुझे ऐसा लगता था कि इन टॉपिक्स पे निबंध पूछे जा सकते हैं, राइट। तो वो मैंने सिनॉप्सिस फॉर्मेट में अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और कोटेशन वगैरह तो मैंने हर टॉपिक के निकाल के रखे थे कि यदि कुछ भी रैंडम कुछ भी टॉपिक पूछा यदि आयोग ने, तो मैं उस पर लिखूंगी। और फिर मैंने 1-2 बुक भी प्रेफर की थी। मैंने दृष्टि की बुक प्रेफर की थी, उसको पढ़ा, बार बार पढ़ा कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे निबंध लिखा जा सकता है, कैसे इंट्रो देना चाहिए, कैसे हम कोटेशन पुट कर सकते हैं, कैसे मेन बॉडी में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे हमारा कंक्लूजन होना चाहिए, हम करेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं निबंध में। राइट। हाँ, तो और कैसे सारे सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक पक्षों को हम ऐड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो उस सब के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी रही थी। मैंने खुद के सिनॉप्सिस बना रखे थे। लास्ट में 6 पेपर जो रहता है जी उसका जो रिवीजन करने का तरीका रहता था, इन फ्यूचर अभी जो अगले वाले एग्जाम का उसका भी मेंस रहेगा, जी। तो लास्ट टाइम पे आप कैसे रिवीजन करते थे? और उस प्रेशर को, जो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है, उस टाइम लिखना, उस टाइम रिकॉल करना चीजें, जी इसके बारे में बताइए। ये प्रेशर तो हालांकि बहुत ज्यादा रहता है। ये सारा होता है टेस्ट सीरीज से रिजोल्व। जैसे कि हम जब टेस्ट सीरीज देते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज देते हैं, तो मेरा जो मेन फोकस रहता था वो पीछे के 4 पेपर पे रहता था, 3rd, 4th, 5th, 6th। मैं आगे के भले ही टेस्ट दूं या ना दूं, लेकिन मैं पीछे के हमेशा लिखने जाती थी, क्योंकि बार बार रिवीजन हो जाता था। बार बार वहाँ टेस्ट लिखने से मन का एक डर जो रहता था वो खत्म हो जाता था। क्योंकि जब हम पहला और दूसरा पेपर लिख के आते हैं, जब हमारा मेन जो फॉर्मेट चलता है, जो मेंस के एग्जाम होते हैं, तो फर्स्ट पेपर में तो हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, सेकंड में भी हमारी एनर्जी का लेवल काफी अच्छा रहता है, लेकिन थर्ड तक आते आते, क्योंकि जो काफी टफ पेपर माना जाता है 3rd, 4th पेपर, तो उस टाइम तक हमको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ याद नहीं आ रहा है, या थोड़ा सा माइंड थक गया है। तो मेरा मेन फोकस यही रहता था कि जब मैं टेस्ट देती थी, तो मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर को थोड़ा सा भले से साइड में रख देती थी, लेकिन जो 3rd और 4th, 5th और 6th पेपर, भले से निबंध का ही क्यों ना हो, मैं लास्ट के 4 पेपर कंटिन्यू भी लिख के देखती थी कि मैं लिख पा रही हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ। क्योंकि 3rd पेपर थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब साइंटिफिक और थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही अलग डिमांड रखता है। तो मैं 3rd पेपर और 4th पेपर पे मेरा ज्यादा फोकस रहता था। और हिंदी और एथिक्स, हिंदी और निबंध के साथ भी कभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि लिख लेंगे, या क्योंकि एक एक नंबर से आपकी पोस्ट रुक सकती है, आपका वेटिंग में नाम आ सकता है, आपकी डीसी छूट सकती है। राइट। ऐसा आपका डीसी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, वो भी अच्छी रैंक, 13 रैंक, जो इतनी अच्छी रैंक डीसी देन फर्स्ट अटेम्प्ट में, जी जी। ऐसा क्या अलग किया दूसरों से आपने? मेरा जैसे कि मैंने बताया, मेरा 4th, 5th और 6th पेपर पे ज्यादा फोकस रहता था। तो मेरा जो मेन टारगेट था वो यही पेपर थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कम टाइम दे के यहाँ पे ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकती हूँ, ज्यादा मार्क्स गेन कर सकती हूँ। तो मैंने इन्हीं पे काम किया, इन्हीं को बार बार पढ़ा। और जैसे कि निबंध का मैंने बताया, निबंध पे भी मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, इंटरनेट का सहारा लिया, निबंध ज्यादा से ज्यादा निबंध पढ़े। और जो अपने लेख वगैरह आते थे, पेपर एडिटोरियल वगैरह, इन पे भी मेरा फोकस रहता था। इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ती थी, ताकि मेरी हिंदी इम्प्रूव हो, मेरी अशुद्धियाँ, जो यदि वर्तनी की अशुद्धि हो रही है या हिंदी में कुछ मात्रा मिस्टेक हो रही है, तो वो कम से कम हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाऊँ इधर। राइट। अब आपने 5 प्री दिए, 5 ही क्वालिफाई हैं आपकी। मेंस कितने दिए आपने? मेंस मैंने 19 का, जैसा कि मैं सिलेक्ट हो ही गई हूँ, मैंने 20 का भी दिया है और 21 का भी लिखा था मैंने, और 22 का भी मैं लिखने वाली थी। क्योंकि अब मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अब नीड नहीं है। ओके। इंटरव्यू
इंटरव्यू मैंने 20 का दिया था, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था और 19 में मैं सिलेक्ट हो गई और 21 का मेरा किसी कारणवश मेंस रुक गया था। ओके। 20 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, क्या लगता है final आप लोग selection। क्या किया था? कुछ मिस्टेक अगर आपको याद आ रही हो कि मुझे मैंने ये चीज़ें करी थी, हो सकता है इस वजह से नहीं हुआ, या फिर और कोई आपको लगता हो कि हाँ इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें? मुझे कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ऐसा लगा था कि इंटरव्यू में शायद से कमी रह गई थी, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम थे और टाइम भी मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास में कम था इंटरव्यू के टाइम पे, तो मॉक वगैरह भी मैं उतने नहीं दे पाई थी, ना ही ज़्यादा गाइडेंस ले पाई थी किसी से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम रहे होंगे, इस वजह से ओके। बोर्ड कौन सा था आपका पहले? मेरा नया 20 के टाइम पे मेहरा सर का बोर्ड था और 2019 में भी मेहरा सर के ही बोर्ड में मुझे अच्छा, आपको देने का बोर्ड मौका को मिला लेकर था। कोई मिथ था कि पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेहरा नहीं। सर का था, और अब फिर सिलेक्शन हुआ तो मेहरा सर का था? तो इसमें ऐसा कुछ लगता है कि बोर्ड का भी बहुत सारे ऐसा रहता है यार कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर कोई बोलता है कि नहीं वो बोर्ड ऐसा है, वो कम नंबर देते हैं? हाँ, मुझे वैसा कुछ ज्यादा ऐसा लगता नहीं है कि बोर्ड का कोई ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि Okay. मैंने दोनों बार इंटरव्यू दिए और दोनों बार मेहरा सर के बोर्ड में ही दिए हैं, राइट। है ना। तो जैसा कि 20 में नहीं हो पाया था, तो हो सकता है कि मेरे मेंस में मार्क्स कम रहे हो, मेंस में, या फिर मेरी जो पोस्ट रुकी है वो कुछ ही नंबर से रुकी हो, 1 या 2 नंबर से रुकी हो, क्योंकि हमको जो फाइनल नंबर है वो पता नहीं चल पाए हैं, Right. जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेंस में कम रहे हो, इंटरव्यू में उतने ही रहे हैं, और जो जैसे कि सेकेंड बार जो मैंने इंटरव्यू दिया है उसमें भी मेरे एवरेज ही नंबर है इंटरव्यू में, तो भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे थे, इस वजह से मेरी रैंक भी लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड से कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए मुझे, आपने कैसे क्या डील किया था वहाँ पे, प्रेशर कैसे हैंडल किया था? जी क्योंकि आपने 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। जी जी जी। क्योंकि मेरे पास में जब मैं 19 का इंटरव्यू देने वाली थी, उस टाइम पे काफ़ी टाइम था मेरे पास में, महीना 1.5-2 महीने थे मेरे पास में इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने मॉक वगैरह काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारी कोचिंग्स में मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, और जो पिछली बार जो मुझे कहीं ऐसा लगा था कि जो चीज़ें मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, मेरे सिलेबस से मतलब सिलेबस की भी कुछ चीज़ें, कुछ स्कीम्स वगैरह पूछी गई थी, और इसके अलावा जैसे मेरा डेफ पे भी कुछ चीज़ें थी जो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, कुछ मेरी फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ें जो मैं प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाई थी, वो मैंने 19 के टाइम पे प्रिपेयर कर ली थी, और फिर मेरा इंटरव्यू सेकंड वाला काफ़ी अच्छा गया। ओवरऑल प्रिपरेशन की बात किया जाए, जी, 2017 से आपने स्टार्ट किया था और ये 18 सफर, से, राइट, 2018 से, 18 से। ओके सॉरी, 2018 से आपने ये जर्नी स्टार्ट किया था, देन 23 में इसका एंड हो गया था। जी। कैसी जर्नी रही, इसके बीच में क्या क्या स्ट्रगल हुआ? 2018 से जब से मैंने प्रिपरेशन का सोचा था, तब ये नहीं पता था कि ये सफ़र इतना लंबा हो जाएगा, राइट। क्योंकि 19 की भी एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो गई थी, फिर लॉकडाउन आ गया था, और एक नहीं 2-2 लॉकडाउन आ गए थे, राइट। और फिर कोर्ट केसेस वगैरह, आरक्षण का मुद्दा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे कभी पीछे हटना है, या फिर मैंने कभी एग्ज़ाम में मतलब प्रिपरेशन में कभी ब्रेक नहीं लगाया। मैं अपनी तैयारी करती चली गई, इस उम्मीद के साथ में कि जब भी रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला होगा और पॉजिटिव ही रहेगा। ओके। तो बस उसी होप के साथ मैं अपनी तैयारी करती रही, और उसी का आज रिजल्ट है कि आज मैं डिप्टी कलेक्टर की पद पे चयनित हो गई हूँ, और फाइनली जो किताबों से मेरा नाता था वो छूट गया है। अच्छा, तो अब आप मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, या नहीं, फिर और कुछ अभी सोचा है कि यूपीएससी वगैरह करेंगे, ऐसा नहीं, कुछ? अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अभी तो जो भी पद मुझे मिला है, उसकी मैं पूरा सम्मान पूर्वक, जो भी मुझे दायित्व सौंपे जाएंगे, बस वही करना है अभी तो। उस दिन का मोमेंट अगर शेयर करना चाहें, जब रिजल्ट का यहाँ पे घर पे लोगों का आना जाना, आपके पास कॉल आना फ्रेंड्स वगैरह के, फैमिली वालों के? जैसा कि उस दिन रिजल्ट आया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रात के टाइम रिजल्ट आया था, और मैंने डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देखा था, एक फ्रेंड का कॉल आया था, और फिर मुझे पता चला था, जैसे उसने बोला कि दीक्षा तुम डिप्टी कलेक्टर बन गई हो और तुम्हारी 13वीं रैंक लगी आपको है। भरोसा नहीं हुआ? तो मैंने बोला कि तुम मजाक कर रहे हो,
तो मैंने बोला नहीं नहीं देख लो, बन गई हो। इतने में ही एक मेरे दूसरे फ्रेंड का फोन आया जो कि ऑलरेडी डेप्यूटी कलेक्टर सिलेक्टेड है, जिसकी अच्छा। 10th रैंक है। अच्छा। तो उसका कॉल आया, फिर बोलता कि दीक्षा रोल नंबर बताना, मुझे पता है कि ये तुम्हारा ही है लेकिन फिर भी मेरे को एक बार चेक Confirm करना करना है, कंफर्म करना है, क्योंकि उसको वो बोलता था कि तू भी कभी ना कभी बनेगी, क्योंकि वो पहले सिलेक्ट हो गया था तो वो बोलता था कि तेरा भी हो जाएगा। तो उसको भी भरोसा था। फिर कॉल पे कॉल आने लगे, 15 मिनट तक तो बिलीव नहीं हुआ कि हाँ मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ, लेकिन फिर जैसे ही सबके कॉल आने लगे फिर वाकई में मुझे भरोसा हो गया था कि हाँ मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है। जब मैंने चेक किया था तब तक भी ऐसा लगता था कि अरे ये क्या हो गया, मतलब मैं पूरे घर में चिल्ला रही थी, बोल रही थी मम्मी को पापा को कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। और एक ये मन में उम्मीद थी कि अब कल से सुबह से उठ के वापस से पढ़ाई नहीं करना है। मतलब एक जो टेंशन रहता था ना हर सुबह का कि वापस से कल सुबह उठ के, क्योंकि मेरा पहले से प्रोफार्मा रेडी रहता था कि कल क्या पढ़ना है, कल किस सब्जेक्ट को उठाना है, क्योंकि 10 दिन बाद वापस से मेंस था और उसके 10 दिन पहले ही प्री देके मैं निकली थी। और मैं 10 दिन से मैं जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन भी मैं शाम तक बाहर बैठ के यहाँ पे पढ़ ही रही थी, क्योंकि मेंस तो लिखना ही था और रिजल्ट का ऐसा कंफर्म नहीं था कि आ ही जाएगा। सुनने में आ रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं था कि आ ही जाएगा। और मेंस देना था और एक प्रेशर था कि पिछले रिजल्ट भी खराब गए हैं तो फिर एक अच्छा परफॉर्म करना है तो पढ़ना तो था। इन केस रिजल्ट में नाम ना होता वो कोई प्लानिंग था आपका? जी मेरी एक ही प्लानिंग थी, और रिजल्ट के मैंने एक दिन पहले ही अपनी फ्रेंड से डिस्कस भी किया था कि जैसे ही 13 जनवरी को अपना 6th पेपर कंप्लीट होगा, मैं ऐसे का जैसे लिख के आएंगे वैसे ही मैं 15 को वापस से इंदौर आ जाऊंगी, वापस से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अच्छा। वापस से मेंस देना है, क्योंकि पता था कि प्री तो निकल रहा है, मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मेंस तो देना ही है अगले जो भी मेंस होने वाले। और एक और फिर प्री होने वाला था 28 अप्रैल को, तो वो पूरी प्लानिंग थी अगले 6 महीने की भी कि यदि इसमें नहीं भी होगा, जो भी होगा, तो मेंस तो अगले जो भी आने वाले हैं वो सब अच्छे से देने हैं, प्रॉपर टेस्ट सीरीज देनी है, वापस से टेस्ट देने हैं, प्री भी अच्छे से देना है, और जो अगला जुलाई में मेंस होगा वो भी अच्छे से। काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा है मेरा, उनको भी पता था कि 5 साल से लगी हुई है, एक के बाद एक एग्ज़ाम दे रही है और रिजल्ट नहीं आ रहे, परेशान भी है, तो वो खुश थे मेरे रिजल्ट से। स्ट्रगल का मोमेंट बताइए मुझे, इस जर्नी के दौरान क्या कुछ आपकी लाइफ के स्पेशल मोमेंट हो या फिर ऐसा स्ट्रगल जो एस्पिरेंट को मोटिवेट करे कि 19 में एक नंबर से जब मेरा प्री रुक गया था रोस्टर की वजह से, क्योंकि रोस्टर सिस्टम लगा हुआ था जब पहली बार 19 का प्री का रिजल्ट नहीं दिया था, तो उस टाइम पे मेरा प्री रुक गया था। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं होप थी कि मैं कभी ना कभी अंदर होंगी और कभी ना कभी मेंस लिखूंगी, तो बस वो एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी मेंस लिखना है और जब भी लिखना है काफ़ी अच्छे से और एनर्जेटिक तरीके से लिखना है और सिलेक्ट भी होना है। तो बस ये चीज़ें चलती रही, अप एंड डाउन्स तो बहुत सारे थे। 20 का रिजल्ट जब आया था तब भी बुरा लगा था, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद में और बैक टू बैक एग्ज़ाम देने के बाद में परेशान रहने के बाद भी रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं था, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। और 21 का भी मेरा मेंस, जैसे कि मैंने बताया कि कारण तो मुझे नहीं पता है, मेरा मेंस काफ़ी अच्छा गया था लेकिन मेरा हो नहीं पाया था, मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं 21 का। तो अप एंड डाउन चल रहे थे। बाकी जैसे ही 19 का रिजल्ट आया तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई और एक मतलब खुशी थी कि ठीक है, इतने दिनों का जो भी स्ट्रगल था वो सब एक बार में भूल गई मैं कि ठीक है अब एक रिजल्ट अच्छा आ गया, फाइनली जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो पोस्ट मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। तो उस चीज़ को फिर मैंने जो पुराना जो भी हुआ उनको ज़्यादा सोचा। राइट। कभी घर से आपका बाहर निकलना होता होगा, आपके जहाँ रहते हैं आप जी, लोगों का रिएक्शन क्या व्यू रहता होगा जब आप निकलते होंगे कि अरे डिप्टी कलेक्टर में हम जा रहे हैं, अरे डिप्टी कलेक्टर में हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ रहता है कि बोलते हैं क्या कुछ स्पेशल समझते होंगे ना आपको, आप डरते होंगे? सम्मान की भावना आ गई है लोगों के मन में कि डिप्टी कलेक्टर के बीच में है हम लोग भी, वो भी एक सम्मान का अनुभव करते हैं और मुझे तो होता ही है जब वो ऐसा बोलते हैं। आपसे और आपकी फैमिली से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। होप जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए कहीं एक इंस्पायरिंग मोटिवेशन वीडियो हो सकता है ये। तो ये इंटरव्यू कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हो, जो भी आप फ्यूचर में आपको खुद को जिस भी पोजीशन पे देखना चाहते हो उसके लिए आप मेहनत करिए, मेहनत से पीछे कभी मत हटिए
और जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, जो भी आपके गाइड है उनको फॉलो करिए जब तक आपको चीज़ों पर बेसिक समझ नहीं हो जाती है। और जैसे ही आपको चीज़ों की समझ हो जाएगी वैसे ही आप खुद से कर ले जाओगे चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से बात करिए यदि आपको कुछ भी डीमोटिवेशन लगता है तो, और मेहनत करते जाइए और टेस्ट वगैरह प्रॉपर देते रहिए। यदि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो ताकि आपको सिनेरियो समझ में आए कि एग्जाम की डिमांड क्या है और आपको किस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेंशन करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में मेंशन किया था, कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। जो दीक्षा मैम की जो कॉपी वगैरह है, कैसे आंसर राइटिंग करते थे, तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा एक बार कि कैसे क्या इन्होंने आंसर राइटिंग की थी, कैसे क्या प्रेजेंटेशन रहता था, फॉर्मेट क्या रहता था, तो सारी कुछ और कुछ नोट्स भी आपको डाल दूंगा मैं, एक बोल सकते हैं कि डेमो टाइप से। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे क्या नोट्स बनाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये भी बता दीजिए मुझे कि अगला इंटरव्यू हमें किनका लेना चाहिए, कमेंट करके बता दीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।